नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक 2010 से लेकर 2011 तक के जितने भी शॉर्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। एकदम मक्खन तरीका से लघु उत्तरीय प्रश्न जो अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। हिंदी मीडियम में अध्ययन करने वाले हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उसका, और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 2009 के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसको बता दिया हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। 2010 में लघु उत्तरीय प्रश्न ये जो आपका पहला प्रश्न है पूछा गया है, कॉपर्स ल्यूटियम का क्या कार्य है। इसका आंसर कॉपी पर देखते हैं एकदम विस्तार से। आइए, इसका जो आंसर हो जाएगा, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेनुलोजा, अंडाशय में मतलब अंडाणु बन जाने के बाद उसका निकालने की क्रिया के बाद ग्रेनुलोजा कोशिका तथा अंतराली कोशिका एक शंक्वाकार मतलब इस तरह का शंकु के आकार का कोशिकाओं का बड़ा पीला पिंड बनाती है जिसे कॉपर्स ल्यूटियम कहते हैं। यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। यह आपका कॉपर्स ल्यूटियम इस दोनों हार्मोन का स्रावन करती है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव में भी मार सकते हैं। तो इस तरीका से इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, एड्स के 2 लक्षण बताइए जो HIV इसका कारक है। तो एड्स के 2 लक्षण बताइए। आइए देखते हैं 2 लक्षण। एड्स के 2 लक्षण जो हो जाएंगे, एड्स से ग्रसित व्यक्ति में निम्न में से एक या अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। मुख्यतः एक से अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण जो दिखाई देते हैं, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो जाता है, दूसरा त्वचा का कैंसर हो जाना। ये सब अगर दिखाई दे तो समझिए उसमें एड्स हैं। तो इस तरीक़ा से आप 2 लक्षण लिख देंगे और याद करते ही चलिए। तो आप बार बार क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉपी पर ही लिख दिया हूँ आपके तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा जो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 चरणों को लिखें। मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब हिंदी में कहे तो जीन विनिमय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। अगर ऐसे याद रखें, समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की खंडों, कौन सी खंडों? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया जो घटना होती है, इस घटना को क्रिया को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। अब आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मोस्ट VVI MVVI क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर निम्न है, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पॉइंट वाइज कर देना है। यहाँ पर जो आंसर लिखना है, जेनेटिक सूचना को DNA के स्ट्रैंड से RNA में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर जेनेटिक सूचना हो उसे DNA स्ट्रैंड से लेकर RNA में भेज देने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे यहाँ DNA है और RNA बन गया तो यहाँ पे ये क्रिया हो गई ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसलेशन जो है, एमिनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे RNA बन चुका है और ट्रांसलेशन हो गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया। ये सब आप भूल जाएं तो ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं, DNA से RNA की बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से प्रोटीन को बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस तरह से इसमें अंतर भी कर दीजिएगा और आपका अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, जैसे DNA है, DNA से ही DNA बने, नया फॉर्मेशन हो DNA का, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे DNA रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण। ये भी काफ़ी ही मोस्ट VVI है। अगर DNA से DNA बने तो, उसके बाद यहाँ DNA से अगर mRNA बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और ये mRNA से आपका ये प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन।
इस तरह से इसको डायग्राम को देखते रहिएगा और कुछ याद करिए या ना करिए, लेकिन चौथा क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आइए पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। 2010 में पाँचवा क्वेश्चन जो पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो जानते हैं तो ये 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को ये जो हुआ था, ये डेट याद रख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में सहूलियत होगी। कोड मिथाइल आइसोसाइनेट से, मिथाइल आइसोसाइनेट को भी याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। से संबंधित कीटनाशी बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस के रिसाव के कारण रातों रात 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग असाध्य रोगों का शिकार हो गए एवं सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई। इस बड़ी त्रासदी को जो भोपाल में घटित हुआ, मध्य प्रदेश भोपाल में जो घटित हुआ, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये घटना बहुत ही मोस्ट वीवीआई है ये भी, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब आइए छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। तो कार्बनिक खेती से जो समझते हैं, वैसे पौधों की खेती जो लेगुमिनोसी की कुल के अंतर्गत, कुल मतलब परिवार होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। इस तरह से इसका परिभाषा लिख दीजिएगा। आपसे पूछे कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं, कार्बनिक खेती के किसे कहते हैं, कार्बनिक खेती क्या कहलाते हैं, ये सब बात एक ही होते हैं, तो घबराइएगा नहीं। इसको वैसे पौधे की खेती जो लेगुमिनोसी कुल के अंतर्गत आते हैं तथा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। इस तरह से आपको लिख देना है। अब आइए, अगर ये पूछे तो अब आइए 7वां क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन जो है एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में एकदम बम बम करिएगा। तो यहाँ पर जो है, मनुष्यों में XY व्यक्ति के बनने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। ऐसे व्यक्ति में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र आते हैं, अर्थात 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो कि मनुष्य में 46 ही होना चाहिए, तो 47 हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा X आ जाते हैं होते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत सारे मादा का गुण प्रकट होता है और ऐसे व्यक्ति बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट भी जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग भी हो जाते हैं इस 47 क्रोमोसोम हो जाने के कारण। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आप डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग भी हो जाते हैं, इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में अतिरिक्त X गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 47 क्रोमोसोम 44 प्लस XX हो जाते हैं, जो कि 44 जो है आपका ये दैहिक गुणसूत्र हैं। आप ये जो XY देख रहे हैं ये लिंग गुणसूत्र हैं होते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत सारे मादा का गुण प्रकट होते हैं और ऐसे व्यक्ति बाध्य हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब आइए 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, उल्फ वेदन क्या है। तो इसमें जो है, गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। उसमें शिशु के कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को लैब में परीक्षण किया जाता है और उसके द्वारा शिशु की आनुवंशिक स्थिति, लिंग तथा अन्य आनुवंशिक रोग की जांच करना उल्फ वेदन कहलाता है, एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। ये आपका परिभाषा है। इस परिभाषा को आप फिगर के माध्यम से आइए समझते हैं। फिगर के माध्यम से विजुअलाइज कीजिए। यहाँ पर गर्भाशय है, गर्भाशय में आपका ये बच्चा पल रहे हैं। अगर इस बच्चा में आनुवंशिक दोष है, आनुवंशिक स्थिति लड़का है या लड़की, लिंग गुणसूत्र का पता लगा सकते हैं, आनुवंशिक रोग का पता लगा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं लाल लाल, ये आपका ये इम्यूनिटिक फ्लूइड है। तो एमनियोटिक फ्लूइड है मतलब एमनियोटिक द्रव है, इसको निकाल कर हम पता लगा सकते हैं, जो कि बच्चे के बाहर यहाँ पर रहते हैं इस तरह से, इसके अंदर बच्चा पल रहे होते हैं। तो आई होप कि आप ये फिगर के माध्यम से अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा परिभाषा को दोबारा देख लेते हैं। उल्फ वेदन एमनियोसेंटेसिस का जो परिभाषा है,
गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड का निकाला जाता है। उसमें शिशु के कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं को लैब में परीक्षण किया जाता है। जी बिल्कुल। और उसके द्वारा शिशु के आनुवंशिक स्थिति, लिंग तथा अन्य आनुवंशिक रोग की जांच करना उल्फवेदन एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। आई होप कि इसको क्लियरली तरीका से आप समझ गए होंगे। अब आइए नम्मा क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2010 में पूछे गए हैं। आइए नम्मा क्वेश्चन जो है, पैथोजेन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो रोग पैदा करने वाले जीव को पैथोजन कहा जाता है। इस शब्द का यही मतलब होता है। इसका एकदम शॉर्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन जो है, कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखें जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता हो। तो जो प्राप्त होते हैं पेनिसिलिन और एम्फिबिसिलिन इत्यादि बहुत सारे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैं 2 ही नाम लिखा हूँ जो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 11वां जो मोस्ट वीविया क्वेश्चन है, निकोटीन के क्या कारण हैं? एकदम मोस्ट वीविया क्वेश्चन पूछे गए हैं। निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार एड्रेनलिन लिखा गया है, तो एड्रेनलिन एक ही होंगे। तो एड्रेनलिन के स्रावन को बढ़ा देते हैं निकोटीन अगर रहेंगे तो इसको बढ़ा देते हैं, एवं रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है। मैं आशा करूंगा कि 2010 में जितने भी 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 11 दूना 22 नंबर के, उसको आप समझ गए हैं। अब आते हैं 2011 के में जितने भी 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 2011 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है आपका, जैविक खाद के उपयोग से होने वाला 2 लाभों को लिखें। तो इस तरह से जो लिखना है, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ निम्न हैं या निम्नलिखित हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखना है, 2 लाभ, यह मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। और दूसरा, यह प्राकृतिक और हानि रहित होते हैं, मतलब हानि नहीं करते हैं, प्राकृतिक खाद होते हैं। जैविक खाद आपका ये मिट्टी के गुणवत्ता को बनाए रखते हैं और प्राकृतिक और हानि रहित होते हैं। इस तरह से आपका ये 2 लाभ को लिख देना है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जीवों के समूह जो पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तथा वातावरण के साथ भी क्रियाएं करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, कैंसर के 2 लक्षणों को बताइए। तो कैंसर के 2 लक्षण निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन रहे, 2 लक्षण को बताइए, 2 लाभों को बताइए, 2 हानि को बताइए, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको 2 लक्षण निम्न हैं या निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिख देना है ताकि कुछ प्रोफेशनल लगे देखने में। उसके बाद यहाँ पर पहला जो लिखना है, भार में कमी होता है, और दूसरा जो है, शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। इस तरह से आपका इसमें 2 लक्षण दिखाई देते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, सहलग्नता को परिभाषित करें। 2 होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों के एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना को सहलग्नता कहलाती है, उसे सहलग्नता कहते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है, सहभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए, या कह सकते हैं सहजीविता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित हो, दोनों मतलब दोनों को लाभ होते हो, तो वैसे समूह को सहभोजिता या सहजीविता कहा जाता है। उदाहरण, बगुला एवं भैंस, कौआ एवं गाय। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कौआ के कानों में खोंटी जम जाना, कौआ के कानों में खोंटी जम गया, कौआ आया उस गाय पर बैठा, गौ माता पर, उससे खोंटी कानों में से निकाल लिया, कौआ का पेट भर गया, गाय का खोंटी साफ हो गया, मतलब दोनों को लाभ मिल गया। इस तरह की क्रिया को हम कहते हैं सहजीविता या सहभोजिता कहा जाता है। उदाहरण, बगुला एवं भैंस, कौआ एवं गाय। ये है आपका एग्जाम्पल। 6वां जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है तथा उसके फलस्वरूप उत्पाद में जो वृद्धि होती है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। तो भारत में सबसे पहले हरित क्रांति कब आया?
तो भारत में इस क्रांति का शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ सबसे पहले। 7वां जो क्वेश्चन है, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा हो। तो ग्रीन हाउस गैस के जो 2 नाम हैं, तो 2 ग्रीन हाउस गैस निम्न हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में निम्न है, निम्नलिखित हैं, लिख देना है। तो अच्छी लगती है देखने में, प्रोफेशनल लगती है देखने में। यहाँ पर जो लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिखना है मेथेन। इस तरह से बहुत सारे गैस होते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के बारे में आप क्या समझते हैं, जानते हैं। ये भी परिभाषा टाइप के ही क्वेश्चन है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं परितंत्रों का संग्रह है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं मुख्यतः। तीन स्तर जो हैं, जीन स्तर, जातीय स्तर और सामुदायिक या परितंत्र स्तर। इसके 3 स्तर होते हैं, बस इतना लिख देना है। और जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की समस्त जीवों, जातियों एवं परितंत्रों का संग्रह है, जिसे जैव विविधता कहते हैं। तो ठीक है, ये समझ गए। 9वां जो आपका क्वेश्चन है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो प्रमुख अंतर जो है, डीएनए एवं आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर निम्न हैं। डीएनए इस तरफ और आरएनए इस तरफ। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें से राइबोज शर्करा होती है आरएनए में। इसमें थायमीन पाया जाता है, इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यह डबल हेलिक्स संरचना है, यह सिंगल धागे की संरचना है, सिंगल हेलिक्स के संरचना है। इस तरह से इसमें अंतर आपको लिख देने हैं। 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था, इसमें 3 अंतर लिख दिया हूँ, ताकि आप एक भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10वां जो क्वेश्चन है आपके, असंक्रमणीयता में लिम्फोसाइट की भूमिका के बारे में लिखें। तो असंक्रमणीयता के में लिम्फोसाइट की जो भूमिका है, इम्यून सिस्टम का मुख्य कोशिका लिम्फोसाइट है। यह बी एवं टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। बी एवं टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम AMIS एवं बी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम CMIS बनाते हैं। दोनों लिम्फोसाइट को अपने कार्य के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कार्य निष्पादन करते हैं। इस तरह से आपको असंक्रमणीयता में लिम्फोसाइट की क्या भूमिका है लिख देना है आपको। ये 2 प्रकार के होते हैं, बी एवं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी ये हैं मेडिएटेड इम्यून सिस्टम AMIS, और बी लिम्फोसाइट के जो हैं एंटीबॉडी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं। दोनों लिम्फोसाइट के अपने कार्य के लिए एंटीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कार्य निष्पादन करते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है, मलेरिया और न्यूमोनिया का प्रसारण किस प्रकार होता है। तो मलेरिया का जो प्रसारण होता है मादा एनाफिली मच्छर की मदद से, मतलब काटने से। और दूसरा न्यूमोनिया, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से ये आपका न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गए प्रसारण किस तरह से होते हैं। तो मादा एनाफिल मच्छर की मदद से और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया की मदद से। अगर ये दोनों बढ़ जाते हैं तो तेज़ी से अधिक मात्रा में फैलते हैं। आई होप कि आप 2010 2011 के जितने भी 11 11 11 दूना 22 क्वेश्चन थे, यानी कि 44 नंबर के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो दिल से धन्यवाद, और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन का तैयारी कर सकें। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।